बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व किया था और इससे पहले हमने कूलम्स लॉ की एक्सप्लेनेशन की थी, उसमें फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया था। तो बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12.2 सेकेंड ईयर क्लास का फील्ड्स ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट करना है। बच्चों, इससे पहले हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और इसके बाद कूलम्स लॉ को स्टडी कर चुके हैं। बच्चों, ये दोनों लॉज जो थे, ये दोनों लॉज हमें दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे अगर हम बात करें न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की, तो जो न्यूटन्स का लॉ है वो हमें बताता है कि कैसे हम दो मैसेज के दरमियान फोर्स को मेजर कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों, अगर ये दो मैसेज हैं M1 और इसके साथ M2 मैस, तो न्यूटन का लॉ हमें ये बताता है कि इन दो मैसेज के दरमियान फोर्स कितनी पाई जाती है। यानी न्यूटन्स का लॉ तो ये क्या बताता है हमें? फोर्स की मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ हम इस न्यूटन लॉ की मदद से ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स बिटवीन टू मैसेज को फाइंड कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, उस फोर्स की डायरेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। यानी दो चीज़ें, जिसमें एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। और इसी तरह से जो हमारे पास कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ भी हमें यही चीज़ बताता है कि दो चार्जेस, लेट्स सपोज यहाँ पर Q1 चार्ज है और इसके साथ यहाँ पर एक Q2 चार्ज प्लेस किया गया है, तो कूलम्स लॉ भी हमें यही बताता है कि इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। कूलम्स लॉ भी क्या बताता है हमें? कूलम्स लॉ एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरे नंबर पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये दोनों लॉज हमें दो चीज़ें सिखाते हैं कि जो भी दो मैस के दरमियान मैग्नीट्यूड पाई जा रही है फोर्स की और इसके साथ डायरेक्शन को। लेकिन बच्चों, ये क्वेश्चन एक ज़हन में आता है कि जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है इसका ओरिजिन क्या है, यानी ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है जहाँ से ये फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह, ये एक मैस से दूसरी मैस तक ट्रांसमिट कैसे होती हैं। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ज़मीन इस बॉल पॉइंट को खींचती है और ये बॉल पॉइंट नीचे गिर जाती है। तो अब देखो, इन दोनों के दरमियान, इस ज़मीन के दरमियान और बॉल पॉइंट के दरमियान हमें कोई फोर्स, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जैसा कि अगर इस बॉल पॉइंट को हमने खुद उठाना हो, तो इस मार्कर को अगर हम खुद उठाना चाहें तो हमें हाथ यहाँ तक लेके जाना पड़ता है, तो फिर दोनों जब कंडक्ट होते हैं तो फिर इस मार्कर को हम उठा सकते हैं। लेकिन ज़मीन कौन सी कुव्वत लगा रही है, ये मैस ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सी चीज़ है जो भेजती है और इस वो मार्कर को नीचे की तरफ ले जाती है। तो इसी चीज़ को जो है वो फील्ड्स ऑफ फोर्स जो है उसमें हम स्टडी करेंगे कि ये कैसा फील्ड है और ये फोर्स जो है इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पड़े हुए मैसेज जो हैं उन दोनों के दरमियान जो ये फोर्स का तबादला होता है, ये फोर्स की अट्रैक्शन जो होती है या रिपल्शन होती है, तो ये फोर्स किस तरह से ट्रांसमिट हो रही होती है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, origin of forces, यानी ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इनकी ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस
यानी ये एक चार्ज जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो ये किस तरह से ट्रांसमिट हो रही है, ये फोर्स किस तरह से इस Q2 चार्ज को इंटरेक्ट कर रही है, किस तरह से इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ फोर्सेस, तो ये अभी तक अननोन है, ये ओरिजिन जो है अभी तक भी फाइंड नहीं किया जा सका कि फोर्सेस जो है उनका ओरिजिन क्या है। स्टिल नॉट फाइंड। और बेटा दूसरा जो क्वेश्चन अराइज हुआ उसका आंसर फिर माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट है जो थ्योरी देता है, फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हम उस साइंटिस्ट का नेम लिख लेते हैं कि ये थ्योरी किसने दी, माइकल फैराडे ने। और ये थ्योरी क्यों पेश की उसने, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस जो है इसका नहीं पता था कि ये फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है। तो माइकल फैराडे ने ये थ्योरी पेश की। उसने कहा कि कोई ना कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस थ्योरी को नाम देते हैं फील्ड थ्योरी का। फील्ड थ्योरी। तो इस फील्ड थ्योरी में माइकल फैराडे जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है और दूसरे चार्ज के ऊपर ये फोर्स कैसे लगती है। फोर्स, और इसके बाद माइकल फैराडे ने कहा कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि ये फोर्स लगाते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बेटा यहाँ पर मैंने वर्ड इंट्रिंसिक यूज़ किया। इंट्रिंसिक से मुराद प्योर है, यानी ये किसी भी चार्जेस की एक इंट्रिंसिक अपनी अंदरूनी प्योर प्रॉपर्टी है कि कोई भी चार्ज जो है उसके पास एक फ़ोर्स होती है, उसके पास एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। वो यानी हम कह सकते हैं कि स्पेस, जैसे कि देखो ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो अर्थ है, तो अर्थ इस स्पेस में उसके अराउंड जो फील्ड है, जो स्पेस है, उसमें जो भी पार्टिकल है जिसका भी मैस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो बिल्कुल ऐसे ही चार्ज के अराउंड भी एक फील्ड रीजन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये चार्ज जो है इसकी वजह से जो फोर्स है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इसको कुछ इस तरह से फिर माइकल फैराडे ने डिफ़ाइन किया। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि द फील्ड अराउंड अ चार्ज the field around a charge in which it exerts force, in which it exerts इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा बेस्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज यानी माइकल फैराडे ने फिर प्रॉपर एक डिफाइन दे दी कि द फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी उस फील्ड को जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेम देंगे। बेटा यहाँ से हमने ये सीखा कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से एक बात ये मैं कंक्लूड करता हूँ कि फील्ड एग्जिस्ट वेदर दी अदर चार्ज आर प्रेजेंट आर नॉट। यानी अगर एक चार्ज है यहाँ पर
तो उसके अराउंड लाजमी बात है कि फील्ड एग्जिस्ट करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक चार्ज ड्रा कर लेता हूँ कि एक क्यू चार्ज है, इस सेंटर में एक क्यू चार्ज है और इसके अक्रॉस कोई ना कोई फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कि यहाँ पर एक सेंटर में क्यू चार्ज है और इसके क्रॉस कोई ना कोई फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फील्ड को मैंने डॉट्स की फॉर्म में यहाँ पे लगाया है और इसमें यहाँ पर जो लाइंस हैं, ये डॉट्स हैं, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और जैसे जैसे रेडियस आर इंक्रीज़ होता जाता है तो इनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। यानी जैसे क्यू से हम अवे जाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो कम हो रही है। तो अभी इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इंटेंसिटी क्यों कम शो की गई यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे कि फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा इस क्यू चार्ज के क्रॉस, फील्ड exist whether the other charge is present or not। यानी कोई दूसरा चार्ज इसके अराउंड नहीं भी पाया जा रहा तो फिर भी ये फील्ड जो है वे प्रेजेंट ही होगा। लेकिन हम इस चार्ज की मौजूदगी को फिर मेजर कैसे करेंगे? तो इस चार्ज की मौजूदगी को मेजर करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज को यूज़ करते हैं। हम इसके करीब कोई दूसरा चार्ज जो है वो लेके आते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर एक चार्ज है क्यू चार्ज, तो इसकी प्रेजेंस को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके करीब कोई ना कोई दूसरा चार्ज लेके आना होगा। तो इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज का नेम देते हैं, क्योंकि इस चार्ज को हम इसके करीब ला रहे हैं। हम इसका फील्ड टेस्ट करने के लिए, इस चार्ज की वजह से फोर्स को टेस्ट करने के लिए। तो बेटा इसके बाद एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है और आपके लिए ट्रिक भी है कि ये जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज है, इसे हमेशा पॉजिटिव लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे कि इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। और दूसरी बात, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इस चार्ज की, वेरी स्मॉल, इस चार्ज की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, दैट इट does not distort the field of source charge। क्योंकि बच्चों इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं और इस चार्ज को जिसकी मदद से हम टेस्ट कर रहे हैं, इस सोर्स चार्ज के फील्ड को, इसकी वजह से फोर्स को, तो उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही स्मॉल रखनी होती है। स्मॉल रखने की रीज़न क्या है? ताकि ये इस चार्ज के क्रॉस जो फील्ड है इसको डिस्टॉर्ट ना करे और हम इस फील्ड की वजह से ही फोर्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इस फील्ड की एग्जैक्ट फोर्स आ जाए। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसको हम टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो फोर्स है, हमने कूलम फोर्स फाइंड की, तो ये फोर्स डिपेंड करती है Q1, लेट्स सपोज यहाँ पे हम Q लिख लेते हैं और इसके साथ Q नॉट ओवर R स्क्वायर। यानी ये Q नॉट और Q दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर दोनों की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी, हम चाहते हैं इस चार्ज की वजह से फोर्स को फाइंड करना। तो अगर Q नॉट की वैल्यू, लेट्स सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q चार्ज है, लेट्स सपोज ये Q चार्ज है और इसके करीब जो है ये Q चार्ज है और इसके करीब मैं दूसरे चार्ज को Q नॉट को लेके आ रहा हूँ। अब देखो, अगर पहले ये Q नॉट जो चार्ज है अगर ये 1 कूलम का हो और ये Q जो है ये 10 कूलम का हो, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी एग्जिस्ट करेगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास 10 ओवर R स्क्वायर आ जाएगी। लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स आएगी वो K10 न्यूटन आ जाएगी। अब हम तो मेजर करना चाहते हैं इस चार्ज की वजह से फोर्स, लेकिन ये जो फोर्स आएगी ये म्यूचुअल फोर्स होगी, क्योंकि हमने बेसिकली फील्ड मेजर करना है।
तो अगर हम बात करें कि इस चार्ज को अब चेंज कर दें, पहले ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम का था, अब यही टेस्ट चार्ज जो है ये 2 कूलम का हो जाए। जब ये टेस्ट चार्ज 2 कूलम का हो जाएगा तो फिर इन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी एग्जिस्ट करेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 20 कूलम हो जाएगी, यानी हमारे पास K20 कूलम न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो देखो बच्चों, ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रही होती है इस चार्ज के ऊपर, तो इसी वजह से हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए ताकि ये इस फोर्स को डिस्चार्ज ना करे, इस फोर्स के फील्ड को डिस्टार्ट ना करे, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट इस फील्ड की वैल्यू आ जाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। दो कंक्लूजन्स यहाँ से भी अखज़ करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चार्ज, कोई भी चार्ज हो, चार्ज Q प्रोड्यूस फील्ड, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसके बाद फील्ड इंटरेक्शन with other charges to produce force। मीन दैट के फील्ड तो पहले ही मौजूद है, लेकिन फील्ड फोर्स कब बनेगी, जब ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो फिर हमारे पास फील्ड फोर्स बन जाएगी। तो इसी तरह से हम जो है वो इस फील्ड फोर्स को यूज़ करते हुए, इस पॉइंट चार्ज को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने मेजर करनी हो तो हम क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज ये क्यू चार्ज है, इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना चाहें किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा। तो इसके लिए बेटा सिंपल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई को मैंने बोल्ड कर दिया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट चार्ज, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को यूज़ करेंगे। इस फील्ड में अगर कोई क्यू नॉट चार्ज आएगा तो उसके ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस क्यू चार्ज की होगी, सोर्स चार्ज की। ये फोर्स जो है ये भी सोर्स चार्ज की वजह से होगी, और ये क्यू नॉट चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज है। और इसके बाद हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। तो बेटा सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, और इसी के साथ साथ जो चार्ज है इसके यूनिट कूलम होते हैं, तो इसको हम न्यूटन पर कूलम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हम इसकी डिमेंशन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, डिमेंशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले सिंपल मेथड है कि आप उस चीज़ का फार्मूला ज़रूर याद रखें। जैसे फोर्स है तो फोर्स किसके इक्वल होती है, मैस और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन के, यानी F = ma। तो मैस हमारे पास, इसके लिए हम डिमेंशन यूज़ करते हैं कैपिटल M, और इसी तरह से a एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हमने डिफ़ाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके जो यूनिट थे। मीटर हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए L आ जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर T की -2 आ जाएगा। और इसी तरह से डिवाइड कौन सी चीज़ हो रही है, कॉलम डिवाइड हो रही है। तो बेटा कॉलम जो है इसके डायमेंशंस AT होती हैं। A से मुराद यहाँ पर एम्पेयर है, और T से मुराद टाइम है, AT। क्योंकि हम जो है कूलम चार्ज, इसको कुछ इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि जो I करंट है, I करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज के यूनिट कूलम और टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं। तो इसी तरह से हम सेकंड को इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो I के यूनिट एम्पेयर हैं, और सेकंड के साथ हमारे पास T डिमेंशन आ जाएगा। तो सिंपली हम AT लिख सकते हैं कूलम की जगह पे, और इन दोनों को अगर हम रीअरेंज कर दें तो जो डिमेंशंस हमारे पास आएंगी, डिमेंशन के लिए सिंपल हम यूज़ करेंगे
एम एल वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एल टी ऊपर जाके फिर माइनस हो जाएगा, टी की -3 और ए भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ए की -1। तो ये हमारे पास डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएंगी। और इसके बाद हम मूव करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम फाइंड करना चाहें तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और इसका फार्मूला क्या होगा। हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट ई किसके इक्वल होता है, F/Q0 के। और अगर हम मेजर करना चाहें फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एक सोर्स चार्ज है और दूसरा चार्ज कौन सा हमारे पास, टेस्ट चार्ज, हमारे पास जो कूलम फोर्स आएगी वो Q0/R² के इक्वल आ जाएगी। और कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सोर्स चार्ज जो है वो भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम Q0 को भी लिख देते हैं, Q0 से कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फील्ड डेंसिटी है इसका फार्मूला आ जाएगा KQ/R²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R²। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4πε0 Q/R² और इसके साथ R का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो बच्चों इसमें हमने डायमेंशंस भी सीख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी सीखा और इसके बाद हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। तो इसके बाद हम मूव करते हैं इसी आर्टिकल के क्विज़ की तरफ। बच्चों आज का क्विज़ ये है जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज fixed at a point A and B, a unit charge is moved from A to B, line joining AB, then force experienced by unit charges। कहता है कि दो चार्ज हैं जो कि फिक्स डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, एक A चार्ज है और दूसरा B चार्ज है। और अब बताएं कि ये जो A चार्ज है यहाँ से अगर एक चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को मूव किया जाए B चार्ज की तरफ तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या होगी। तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट जो है इन 4 स्टेटस में से सिलेक्ट करनी है। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको एक बात बता चलूँ कि यहाँ पर देखें जो चार्ज है उसके करीब हमने ये जो लाइनें हैं, डॉट्स हैं, ये ज़्यादा इंटेंसिटी लगाए हुए हैं और जैसे ही फासला इंक्रीज़ होता है ये डॉट्स जो हैं इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो बच्चों हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज के करीब जो है वो फोर्स ज़्यादा होती है, फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे हम अवे मूव करते हैं फील्ड वीक होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी वीक होना शुरू हो जाती है। और कूलम फोर्स की मदद से, कूलम फार्मूला की मदद से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो जैसे ही हम किसी चार्ज से अवे मूव करेंगे, जैसे ही फासला इंक्रीज़ होगा, तो ये दो चार्ज के लिए बेसिकली, लेकिन जैसे ही फासला इंक्रीज़ होगा तो फोर्स वीक हो जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से ही अगर हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे हों तो चार्ज के करीब फील्ड इंटेंसिटी होता है और जैसे ही हम इससे अवे मूव करते हैं तो फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि फील्ड वीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर वीक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज हम रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम कोई चार्ज रख देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो अब क्वेश्चन ये था कि दो चार्ज फिक्स हैं और यहाँ से एक और चार्ज जो है हमने मूव किया है ए से बी की तरफ एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में। तो बताएं कि उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या होगी। तो ऑप्शन ये हैं, इंक्रीज कंटिन्यूसली, कि यहाँ से हमने एक चार्ज को जब मूव करवाना है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज कंटिन्यूसली, कि जब हम इस चार्ज को ए पॉइंट से यहाँ पर अगर कोई क्यू चार्ज हम प्लेस करते हैं और उस चार्ज को हम मूव करवाते हैं बी की तरफ तो कहता है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, कहता है कि पहले इस चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीजेज, यानी पहले ये जो फोर्स है ये डिक्रीज होगी और उसके बाद ये फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें से जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। क्यों, देखें, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, जब ये चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही होगी। जब इस चार्ज को हम मूव करेंगे तो फिर इसके ऊपर लगने वाली फोर्स वीक होना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे ये अवे जाएगा ये फोर्स जो है वो वीक होती जाएगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है।
तो यहाँ तक तो ये फोर्स डिक्रीज़ होती गई। इसके बाद दोबारा स्ट्रॉन्ग फील्ड आना शुरू हो गया है। ये फील्ड जो चार्ज जो है इसके ऊपर दोबारा फोर्स लगाएगा। जैसे ये चार्ज यहाँ से वे मूव करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा, तो इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डिक्रीज़ देन इंक्रीज़।